ये तो धर्म के नाम पर हमें डांट रहे हैं और हमें आपस में बांट रहे हैं और देश में लूट मचा रखी है धर्म के नाम पे। मैंने कौन सा आरोप लगाया? आरोप तो मोदी जी लगाते हैं, हम तो आरोपों का जवाब दे रहे हैं। पहली बार देख रहे हैं कि जनता सवालों के कटघरे में खड़ी है और राजा मौज कर रहा है। हमारा दिल चोरी कर लिया, दिल चोरी करने के बाद हमको कंगाल कर दिया, कुछ नहीं बचा हमारे पास। आज धड़ बचा है, उस धड़ को भी काटना चाहते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर आज 76वें दिन हमारे साथ बात करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता दीपक पांडे जी हैं, जो एक नया आरोप लेकर आए हैं। अभी एक नए आरोप का रहस्योद्घाटन कर रहे थे। हम सबसे पहले इनका स्वागत करेंगे, इसके बाद जानेंगे कहां से इनको इस तरह के सबूत मिल गए। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपने एक बहुत अजीबोगरीब आरोप लगाया और उसका रहस्योद्घाटन किया, क्या है सर? पूरा माजरा बताइए। मैंने कौन सा आरोप लगाया? आरोप तो मोदी जी लगाते हैं, हम तो आरोपों का जवाब दे रहे हैं। पहली बार देख रहे हैं कि जनता सवालों के कटघरे में खड़ी है और राजा मौज कर रहा है। नहीं सर, चोरी के इतिहास में मुझे लगता है पहली चोरी का आपने आज उद्घाटन किया। आप नाम बता दीजिए, क्या है सर? मोदी जी की किसी की थी आपने चोरी? हमारा दिल चोरी कर लिया और इसके बाद दिल चोरी करने के बाद हमको कंगाल कर दिया, कुछ नहीं बचा हमारे पास। आज धड़ बचा है, उस धड़ को भी काटना चाहते हैं। मतलब समझ रहे हैं? किसानों को ठगाए। हमने वोट दिया था 2014 में, उसके प्रायश्चित में यहाँ खड़े हैं और आंदोलन कर रहे हैं आज यहाँ पर। सर, आप शौचालय चोरी का आरोप किस पे लगा रहे थे? ये आरोप नहीं है, मैंने जांच की बात की है। मैंने ये कहा है भाई, जैसे कि बिहार में जब एक गोबर पात्रा खड़ा होकर लालू यादव जी, जिन्होंने रेल मंत्रालय को सशक्त करा, मजबूत करा, डूबते हुए रेल मंत्रालय को उठा दिया, तो वहां पर गोबर पात्रा उनको चोर चोर कह रहा था, चारा चोर चारा चोर चारा चोर। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आप जाइए और एक बार शौचालयों का क्या कहते हैं दिखवाइए, जांच करवाइए। मैं लिख कर दे रहा हूं, 100% शौचालय घोटाला है, क्योंकि ये गांव में कई प्रधानों के साथ बैठ के मेरी वार्ताएं हुई हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा और फिर ये नया नाम निकल के आएगा, टट्टी चोर टट्टी चोर टट्टी चोर, ऐसा निकल के आएगा। तो जैसे मोदी जी आगामी भविष्यवक्ता हैं, तो हम तो पंडित हैं, हम भी थोड़े बहुत भविष्यवक्ता हैं यार, हम भी जानते हैं। सर, और किसी आंदोलन के मद्देनजर मैं आपसे इसकी रूपरेखा के बारे में चर्चा करूं तो क्या आपका दृष्टिकोण? देखिए, पहली बात तो इस आंदोलन को समझ लीजिए। ये आंदोलन देश के इतिहास का 1906-7 के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन है। वो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ था और ये इस बार गोरे अंग्रेजों के खिलाफ है। वो गोरे थे, मतलब ये काले हैं। कुल मिला के ये भी अंग्रेज जैसा काम कर रहे हैं। 1906-7 में हमने उन्हें पीछे धकेला था, इन्हें भी पीछे धकेलेंगे। और रही रूपरेखा की बात, तो देखिए मैं फिर बता दूं, सन 1906-7 में भी इसी प्रकार का कानून लाया गया था। और आज़ादी जब लोगों ने पूछा था कैसे आएगी, तो 1857 में क्रांति छिड़ी, 1862 में विफल हुई, फिर इसके बाद 1885 में फिर शुरू हुई और इसके बाद 1947 में देश आज़ाद हो गया। बस चेहरे बदलते रहे, आंदोलन जारी रहा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आंदोलन लोगों के दिलों में जिंदा है, आंदोलन चलता रहेगा, चेहरे बदलते रहेंगे। अब तक बड़े आंदोलनों की बात करें तो 42 आंदोलन हो चुके हैं, जिसमें यह आंदोलन सबसे अहम माना जा रहा है। इसकी क्या भूमिका सबसे रही, कि इसकी क्या खासियत रही, स्पेशलिटी क्या रही जो सबसे अहम यह बन जाए? क्योंकि सबसे ज़्यादा आरोपों की बात करें तो अन्ना में आंदोलन, जो कि बहुत बड़ा आंदोलन था सन 2012। देखिए क्या होता है, जब हम कहते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, तब भी ग्राउंड की बात होती है। जब हम कहते हैं कि धरातल पर उतरिए, धरातल को देखिए, जब हम कहते हैं वहाँ पर, मतलब हर बात ज़मीन की बात होती है ना, हकीकत भी ज़मीन ही होती है। तो जो व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा है, जो जितना नीचे है वही उतना ऊपर जाएगा। इसीलिए ये ज़मीन की लड़ाई है। और ज़िंदगी में हमेशा लड़ाई तीन हुई है, जड़ जोरू और ज़मीन, लड़ाई की वजह तीन होती हैं। आज तक देश के इतिहास में धार्मिक लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाएं, मैं बता देता हूँ। लेकिन इस चीज़ को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। ज़मीनी लड़ाई है और ज़मीनी लड़ाई किसान की है। अरे जो 1 इंच ज़मीन अपने पड़ोसी को नहीं लेने दे सकता, वहाँ लड़ाइयाँ हो जाती है, लाठी डंडे चल जाते हैं। लेकिन ये हमारा सौहार्द है कि हमने लोगों के पेट की आग बुझाई है और देश में आग नहीं लगा सकते। इसीलिए हमारी कोई ज़मीन छीनेगा तो हम हर हद तक जा सकते हैं, लेकिन बापू का देश है, अभी अहिंसा से काम चला रहे हैं। सर, आंदोलन में राजनीतिकरण हो रहा है, क्या आप मानते हैं इसको? भाई राजनीति तो देश का अभिन्न अंग है। चाणक्य ने कहा था
चाणक्य से बड़ा राजनीतिकार कोई नहीं हुआ। उसने कहा था जो देश का नौजवान युवक राजनीति में हिस्सा नहीं लेता वो गद्दार होता है। और मुझे तो अच्छा लग रहा है आज देश का युवा जाग रहा है और वफादार होता जा रहा है, राजनीति को समझ रहा है कि मोदी किस प्रकार से 6 साल से हमें बेवकूफ बना रहे हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया विज्ञापन एजेंसी बन के काम कर रहा है। आप देखिए उनके विज्ञापनों का कमाल। आप बताइए क्या होता है, एक क्रीम लगाइए 10 दिन में गोरे हो जाइए, फलाना तेल लगाइए 50 दिन में बाल ले आइए। आज तक ऐसा हुआ नहीं हुआ ना। तो मोदी जी से विकास पैदा करवाने क्यों पीछे पड़े हैं? हम विज्ञापन समझ चुके हैं, झूठे विज्ञापन है। सर आपने चाणक्य का जिक्र किया, चाणक्य ने तो ये भी कहा था कि वारांगना नीति निपुणा ये तो रोज नए अधर पल्लों को चूमती है, इसे तो छोड़ देना चाहिए, वो गंदी चीज कहा है राजनीति। राजनीति वहां गंदी होती है जहां मंशाएं देश लूटने की होती है। जहां देश में परमार्थ का भाव हो वहां राजनीति अच्छी होती है, क्योंकि राजनीति का दूसरा रूप समाज नीति भी होती है, समाज शास्त्र भी होता है। जहां पर समाजवादी विचारधारा को जन्म दिया जाता है, पूंजीवादी व्यवस्था को ध्वस्त किया जाता है। हमारे क्रांतिकारियों ने पूंजीवादी व्यवस्था को ध्वस्त किया था, समाजवादी वतन की कल्पना की थी और आज हम भी वही चाहते हैं। सर तो क्या आपको लगता है राजनीति का युग धर्म नहीं चल रहा है जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं? अरे भाई डाकू बहुत अच्छे होते थे, वो डाकू जो लूट के लाते थे इधर उधर से, इसके बाद धर्म के नाम पर बांटते थे। ये तो धर्म के नाम पर हमें डांट रहे हैं और हमें आपस में बांट रहे हैं और देश में लूट मचा रखी है धर्म के नाम पे। ये उल्टा हो रहा है। किसी मंत्री जी ने कहा क्या है काला, ये लोग काला काला करे। चलो मैं बता देता हूँ। खैर ये मेरा मतलब ये क्या है इसमें, ना ये कोई बात नहीं है। बोलोगे इन बातों में उलझा, हम तो बताएंगे ना काला क्या है। मैं बताऊंगा आपको। पहली बात तो जिस मन से लाए हैं वो काला, फिर सुन लो काला क्या है। हमारे देश के अंदर संविधान सर्वोपरि है। जिस संविधान से अटल बिहारी वाजपेयी जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए, जहां पर गरीब को उसके मौलिक अधिकार मिले, इस संविधान को मोदी जी को मानना चाहिए। और ये बिल ही गैर संवैधानिक तरीके से आया है। इस बिल को संसद में आना चाहिए था, लेकिन ये विधानसभा में गया। विधानसभा में जाना चाहिए था, वो संसद में आया। मतलब जो बिल लोकसभा में होना चाहिए था वो विधानसभा में गया। मेरा मतलब ये है कि ये गैर संवैधानिक तरीका है इसको जाना चाहिए था राज्य के अंदर। ये राज्य की शक्ति थी, ना कि लोकसभा की शक्ति, केंद्र की शक्ति। पहला काला ये। दूसरा काला ये है कि 1955 में कानून बना था कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ। उस काले कानून को, उस कालाबाजारी को इनने खुली छूट दे दी, तो ये काला ही तो हुआ। किसानों को कोर्ट जाने नहीं देना, ये काला ही तो हुआ। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी और इसके बाद आप अपनी जमीन चाहोगे बेच दो तो नहीं बेच पाओगे, ये काला ही तो हुआ। और कितना काला गिनाऊं, अब इनका मन भी काला है, ये भी बताऊं क्या? वो तो कह रहे हैं कि मंडियाँ खत्म नहीं होंगी। सर मंडियाँ खत्म नहीं होगी, फसलों का, कृषि मंडियों का वैश्वीकरण होगा, किसानों की फसलों का व्यापक स्तर से इनके कैसे आप बताइए कैसे? अरे गैस की टंकी की सब्सिडी गारंटी में थी। मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि क्या है वो उदाहरण दूंगा जो आपको समझ में आए या आम जन को समझ में आए। मैं अगर अभी क्या है फिलोसोफर जैसी कोई बातें करूंगा तो आम जन की समझ में नहीं आएगा। भाइयों बताओ, आपके गैस की टंकी की सब्सिडी चली गई कि नहीं चली गई? चली गई। ₹1.29। गैस की टंकी पे सब्सिडी नहीं आ रही जो कि गारंटी में थी, तो अभी तो एमएसपी पे गारंटी नहीं आई, हम कैसे मान लें? अब तो मोदी जी जिंदाबाद। जो भूत का, वर्तमान का और भविष्य का बताते तो हम बता दें। भूत में तो मोदी जी नहीं थे, वर्तमान में हमारे लिए नहीं है और भविष्य में नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से शासन कर रहे हैं वहां वोट पे चोट होगी। और मोदी को जहां तक हमने पहुंचाया है और जहां उनकी जगह थी, जिस स्टेशन पे चाय बेचा करते थे, वहां तक पहुंचा देंगे। बताइए भाई साहब, आप जो कह रहे थे कि जो बीजेपी बोल रही है कि मंडियों का वो करेगी, आपको एक बात बता दूं, मध्य प्रदेश में एक ऐप है अनुज्ञा करके, 48 मंडियों में पिछले 6 महीने में जीरो खरीदी है। जीरो खरीदी का मतलब आप समझते हो ना, मंडियां प्रॉपर रूप से बंद हो चुकी हैं। और सरकार कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं भाइयों बहनों एमएसपी थी, एमएसपी और एमएसपी रहेगी। मैं क्या कह रहे हैं, भाइयों बहनों किसान लुट रहा था, लुट रहा है और लुटता रहेगा, लेकिन अब नहीं लुटेगा। ये कह रहे हैं हमसे कि भाइयों बहनों मैं झूठ बोलता था, झूठ बोलता हूँ, झूठ ही बोलता रहूँगा। सुधर जाए, ये जो हमारी मांगे हैं उन्हें मान लें। सरकार हमारी मांगों का दमन न करे, नहीं सरकार को बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। हमने जिस मकसद से सरकार को वोट दिया था, जिस उम्मीद से हम यहाँ पे आए हैं, हम अपने फसल के वाजिब दाम मांगने आए हैं। पिछले 6 महीने में 3 फसल आई हैं, बाजरा, मक्का और धान, तीनों की तीनों आधे रेट पे बिकी हैं।
सबसे बड़ा काला है इसमें। सरकार किस मुंह से कह रही है कि किसान की आय दोगुनी करेंगे, फसलों का आधे रेट पर बिकवा के करेंगे? ये शर्म नहीं आती है ना बोलते हुए हैं? और वहाँ बोलते हैं कि इसमें काला क्या है, इसमें सफ़ेद क्या है? सारा तो काला ही काला है। जिस गेट से लाए वो काला, जिस तरीके से लाए वो काला, जिस समय में लाए वो समय काला। इसमें सफ़ेद है क्या? दीपक जी, मैं आपसे आंदोलन जीवी को और समझ लो, फिर अपन करें। मैं वो बोल रहा हूँ, देखो आंदोलन देश की जमीन रही है, आंदोलनों ने देश को आज़ादी दिलाई है, आंदोलन करना क्रांतिकारियों का कर्तव्य हुआ करता था। आज हम वही आंदोलन कर रहे हैं, तो हमें तो गर्व महसूस हो रहा है कि हम क्रांतिकारियों के समकक्ष खड़े हैं। लेकिन अगर उनका मजाक बनाने का, मखौल बनाने के उद्देश्य ये कहा गया है, तो मोदी जी क्रांतिकारियों को उपहास उड़ा रहे हैं, और क्रांतिकारियों को उपहास उड़ाने वालों को हम जवाब देंगे, पक्का जवाब देंगे। और परजीवी तो मोदी हैं, जो आज अंबानी अडानी के ऊपर पल रहे हैं, हमारे ऊपर पल रहे हैं। हम जो टैक्स दे रहे हैं उससे उनके खर्चे उठाए जा रहे हैं। हम परजीवी नहीं हैं, हम तो अपनी आय खुद कमाते हैं और गेहूं लगाकर खुद उगाते हैं। आखिरी शेर कहूंगा और इस वीडियो को चाहूंगा कि अब बहुत लंबा हो गया है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए, और जिस तरह भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, जो रोज रोज बदलते हैं रूप लिबासों की तरह। अब जरा जोर से जनाजा इनका निकलना चाहिए, इनका निकलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ये दीपक पांडे जी थे, जो हर तरह से अपनी बात रखी, जिन्होंने एक चुटीले अंदाज में अपना उत्तर देने की कोशिश की। इनका मतलब किसान आंदोलन के रास्ते अपने श्रोताओं को भी एक लजीज डायलॉग करना था, एक अच्छी हंसी खुशी वाली बात पहुंचानी थी। वो सारी बातें इन्होंने की, लेकिन ये शेर शायरी के माध्यम से भी गए, साहित्य तक पर इन्होंने बात की, चाणक्य का जिक्र किया, लेकिन कृषि आंदोलन से सहमति पर किसी भी तरह से नज़र नहीं आए।